कहते हैं कि भगवान आपसे कुछ लेता है तो बदले में आपको कुछ देता भी है। ये कहानी भी एक ऐसे इंसान की है जिनका नाम है स्टीफन हॉकिंग। उन्होंने ना सिर्फ विज्ञान के क्षेत्र में ऐसे ऐसे काम किए जिन्हें इंसान कभी नहीं भुला सकता, बल्कि उन्होंने अपनी निजी जिंदगी में भी काफ़ी मुश्किलों का सामना किया है। उससे उन्होंने दुनिया को ये सीख दी है कि इंसान को कभी हार नहीं माननी चाहिए। कहानी की शुरुआत में एक पार्टी चल रही होती। इस पार्टी में एक लड़की अकेली खड़ी है जिसका नाम है जेन। तभी जेन के पास एक लड़का आता है जिसका नाम है स्टीफन हॉकिंग। जब वो बात करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दोनों के सब्जेक्ट अलग है। जेन लिटरेचर की स्टूडेंट है तो स्टीफन एस्ट्रोफिजिक्स का। सब्जेक्ट के साथ साथ इन दोनों की ईश्वर के प्रति जो राय है वो भी अलग है। जेन ईश्वर पर बहुत विश्वास करती है जबकि स्टीफन ईश्वर पर विश्वास नहीं करते। जेन उनसे पूछती है, अंतरिक्ष ग्रह तारों की पढ़ाई करने वाले किस पर विश्वास करते हैं। स्टीफन उसे बताते कि एक ऐसी इक्वेशन पर जो ब्रह्मांड की हर एक चीज को एक्सप्लेन करती है। जेन उनसे पूछती है कि वो इक्वेशन क्या है। स्टीफन उससे कहते हैं कि उसी का तो पता लगाना है। हालांकि इन दोनों की सोच अलग है, पर ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बहुत ही जल्द ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इसके बाद स्टीफन जेन को अपने माता पिता से मिलाते हैं। हालांकि स्टीफन एक होनहार छात्र है, पर उन्होंने अभी तक ये डिसाइड नहीं किया वो अपनी थीसिस कौन सी विषय पर लिखेंगे। एक दिन स्टीफन एक मैथमेटिशियन का लेक्चर अटेंड करने के लिए जाते हैं। ये लेक्चर ब्लैक होल के बारे में होता है। इस लेक्चर के बाद वो अनुमान लगाते हैं कि हो सकता है कि ब्लैक होल इस यूनिवर्स के क्रिएशन का कारण हो। अब वो डिसाइड करती है कि अब उनकी थीसिस ब्लैक होल के ऊपर, टाइम के ऊपर होगी, और वो काम करना शुरू कर देते हैं। एक दिन जब वो ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिख रहे होते हैं तब उनके हाथ कांपने लगते हैं और वो चाहकर भी कुछ नहीं लिख पाते। इस बात से वो घबरा जाते हैं और क्लासरूम से बाहर चले जाते हैं। वो थोड़ा सा ही आगे जाते हैं कि उनका शरीर उनका साथ पूरी तरह छोड़ देता है और वो बुरी तरह सर के बल गिरते हैं। जब उनकी आँख खुलती है तो वो हॉस्पिटल में होते हैं जहाँ एक डॉक्टर उनका चेकअप कर रहा होता है। दरअसल स्टीफन को पहले भी अपनी शरीर में कमजोरी महसूस हुई थी, लेकिन आज जो उनके साथ हुआ है वो उनके साथ पहले कभी नहीं हुआ था। डॉक्टर पूरा बॉडी चेकअप करने के बाद उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी बॉडी में मोटर न्यूरॉन डिजीज है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें इंसान का पूरा शरीर पैरालाइज हो जाता है। वो ना बात कर पाता है, ना खा पाता है, यहाँ तक कि उसे सांस लेने में भी तकलीफ होती है। डॉक्टर स्टीफन से कहते हैं कि तुम्हारे पास तुम्हारी जिंदगी के केवल 2 साल है। स्टीफन डॉक्टर से पूछते हैं कि मेरी दिमाग का क्या होगा। डॉक्टर उनसे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग जैसा अभी चल रहा है हमेशा वैसा ही चलेगा, लेकिन एक पल तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आएगा तुम सोच तो पाओगे, पर तुम किसी को बता नहीं पाओगे कि तुम क्या सोच रहे हो। स्टीफन की जिंदगी अब पूरी तरह बदल गई है। वो अपने आप को एकांत में कमरे में बंद कर लेते हैं। हालांकि जेन उन्हें कॉल भी करती है, पर वो जेन से बात करना नहीं चाहते, इसलिए जेन खुद उनसे मिलने के लिए आती है और जेन को पता चलता है कि स्टीफन के पास उनकी जिंदगी के केवल 2 साल ही बाकी है। जेन स्टीफन से कहती है, अगर तुम्हारे पास 2 साल है तो ये 2 साल में तुम्हारे साथ बिताना चाहूंगी। और अब स्टीफन की और जेन की शादी हो जाती है और शादी के कुछ वक्त बाद इनके घर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम है रॉबर्ट रखते हैं। वही स्टीफन अपनी थीसिस पर काम कर रहे होते हैं और जब उनकी थीसिस उनके प्रोफेसर देखते हैं तो वो बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। दरअसल उनकी थीसिस ये थी कि जैसे बिग बैंग के बाद इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ जो लगातार फैलता ही जा रहा है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि ये बढ़ना बंद हो जाएगा और इसके बाद ये सिकुड़ना शुरू हो जाएगा। इस थ्योरी को नाम देते बिग क्रंच का और स्टीफन हॉकिंग का पहला काम होता है। उनके प्रोफेसर उनसे पूछते हैं कि इसके बाद तुम क्या करना चाहते हो। वो कहते हैं कि मैं अब इस थ्योरी को प्रूव करूंगा। और अब स्टीफन डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग बन चुके हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ उनका शरीर पहले से भी कमज़ोर होता जा रहा है। एक बार जब वो सीढ़ियों से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं तब उनका शरीर पूरी तरह उनका साथ छोड़ देता है। वो सीढ़ियों के ऊपर जा ही नहीं पाते और ना ही अब वो अपने पैरों से चल पाते हैं।
इसलिए जेन उनके लिए एक व्हील चेयर लाती है। हालांकि वो व्हील चेयर पर बैठना नहीं चाहते, पर अब स्टीफन हॉकिंग के पास और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए उन्हें उस पर बैठना पड़ता है। अब उनका अपनी गर्दन पर कोई कंट्रोल नहीं होता, इस वजह से वो एक तरफ झुकी रहती है। वक्त बीतता है और स्टीफन के घर में एक बेटी का जन्म होता है, जिसका नाम वो लूसी रखते हैं। धीरे धीरे स्टीफन को अपने हर एक काम में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, और एक दिन जब वो स्वेटर पहन रहे होते हैं तब उनकी गर्दन उस पर अटक जाती है, और तभी वो उसी स्वेटर के थ्रू जलती हुई आग को देखते हैं और उनकी पत्नी को कहते हैं कि उनके दिमाग में एक आइडिया आया है। दरअसल इससे वो एक थ्योरी बनाते हैं, जिससे वो विजिबिलिटी ऑफ ब्लैक होल के बारे में बताते हैं। उनकी इस थ्योरी को सुनकर सबके सब बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। हालांकि स्टीफन हॉकिंग की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन उन्होंने जो विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है वो उन्हें दुनिया में मशहूर कर देता है, और साथ ही साथ उनकी हेल्थ भी खराब हो रही होती है। यहाँ पर जेन के भी सपने टूट रहे होते हैं। वो भी अपनी थीसिस पूरी करना चाहती है, लेकिन वो स्टीफन और अपने बच्चों के साथ इतनी बिजी रहती है कि उसे अपनी पढ़ाई का, अपनी थीसिस पूरी करने का वक्त ही नहीं मिल पाता। इस बात से वो बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है, और एक दिन जब वो अपनी माँ के पास होती है तो जेन की माँ जेन को परेशान देखकर उसे सजेस्ट करती है कि उसे चर्च ज्वाइन करना चाहिए, और जेन चर्च जाना शुरू कर देती है, जहाँ पर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है जिसका नाम जॉनथन होता है। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। वो जेन से बात करता है। जॉनथन एक म्यूजिक टीचर है, इसलिए जेन उसे अपने बच्चों को पियानो सिखाने के लिए घर पर बुलाती है, जहाँ पर स्टीफन की भी उससे मुलाकात होती है। जाने से पहले वो कहता है कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई भी ज़रूरत हो या स्टीफन को ज़रूरत हो तो मैं हमेशा हाजिर हूँ। स्टीफन अपनी पत्नी से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ, अगर कोई मदद करना चाहता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दरअसल वो जानते हैं कि उनकी शारीरिक हालत ऐसी नहीं है कि वो जेन की किसी भी चीज़ में मदद कर सके, और वो ये भी जानते हैं कि वो जेन के साथ हर जगह पर नहीं जा सकते। बेसिकली स्टीफन के कहने का मतलब होता है कि अगर उसको किसी का साथ भी चाहिए तो इससे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब धीरे धीरे जॉनथन इनके परिवार में शामिल होना शुरू हो जाता है और जेन के काम में हाथ बटाता है। साथ ही साथ वो स्टीफन का भी ख्याल रखता है और उनके बच्चों के साथ भी खेलता है। एक तरह से अब वो इस परिवार का हिस्सा बन चुका है। साथ ही साथ जेन और उसकी दोस्ती भी काफ़ी गहरी हो जाती है। कुछ वक्त बाद जेन एक लड़के को जन्म देती है, और जब इनकी फैमिली गैदरिंग होती है तो सब आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि ये बच्चा स्टीफन का नहीं बल्कि जॉनथन का है। स्टीफन की मॉम जेन से इस बारे में पूछती भी है, क्या ये बच्चा जॉनथन का है? वो साफ साफ मना कर देती है। वो कहती है ये बच्चा स्टीफन का है। ये बात जॉनथन सुन लेता है और वहाँ से जाने लगता है, पर जेन बाहर जाकर उसे रोकने की कोशिश करती है। वो कहती है कि मेरे बच्चों को, मुझे और स्टीफन को भी तुम्हारी ज़रूरत है। जॉनथन कहता है कि इस वक्त मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि हर कोई इस बारे में बात कर रहा है, और जॉनथन वहाँ से चला जाता है। अब स्टीफन को एक दिन ओपरा देखने का इनविटेशन आता है और वो जेन से कहते हैं तुम्हें मेरे साथ आने की ज़रूरत नहीं है, मेरे स्टूडेंट मुझे वहाँ ले जाएंगे, तुम बच्चों के साथ कैंपिंग करने के लिए जाओ। जेन कहती है कि मैं अकेले सब कुछ नहीं संभाल सकती। स्टीफन कहते हैं कि तुम्हें जॉनथन को बुलाना होगा। वो कहती है कि शायद वो अब नहीं आएगा। ये सुनने के बाद स्टीफन खुद चर्च जॉनथन से मिलने के लिए जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि जेन को तुम्हारी ज़रूरत है। दरअसल स्टीफन एक प्रैक्टिकल इंसान है, वो किसी भी तरह से स्वार्थी नहीं है, इसलिए वो अपनी पत्नी के उसके फीलिंग्स के बारे में भी सोचते हैं। इसके बाद जेन, उसके बच्चे, जॉनथन कैंपिंग के लिए चले जाते हैं और यहाँ स्टीफन हॉकिंग ओपरा देखने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। दरअसल उन्हें न्यूमोनिया हो गया होता है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। और जब वहाँ पर जेन पहुँचती है तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि स्टीफन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस वक्त वो वेंटिलेटर में है और हमें उनका ऑपरेशन करके उनके गले में एक होल करना होगा
और वहीं से इन फ्यूचर वो खाना खा पाएंगे। लेकिन ऐसा करने से उनके बोलने की जो शक्ति है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दरअसल स्टीफन हॉकिंग को जो बीमारी है उस बीमारी में ये होना स्वाभाविक है और सब कहीं ना कहीं पहले से ही इसके लिए तैयार थे। जेन इस ऑपरेशन के लिए मान जाती है क्योंकि वो चाहती है कि स्टीफन ज़्यादा से ज़्यादा जिए। इसके बाद स्टीफन का ऑपरेशन होता है और अब स्टीफन बोल नहीं सकते और ना ही वो अपने मुंह से खाना खा सकते, पर उनको अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए कोई ना कोई जरिया तो ढूंढना होगा। इसलिए उनकी पत्नी उन्हें स्पेलिंग बोर्ड पढ़ना सिखाती है। दरअसल इशारे से वो स्पेलिंग बोर्ड के ज़रिए दूसरों को अपनी बात समझा सकते हैं और अब उनके देखभाल के लिए एक नर्स आती है जिसका नाम एलेन होता है। एलेन से वो स्पेलिंग बोर्ड के ज़रिए बात करते हैं। बहुत जल्द एक दूसरे से घुल मिल जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग को बहुत ज़्यादा वक्त तक स्पेलिंग बोर्ड का सहारा नहीं लेना पड़ता क्योंकि उनके लिए एक वॉइस सिंथेसाइज़र लाया जाता है जिसका रिमोट उनके हाथ में होता है, जिससे वो कुछ भी टाइप कर सकते हैं और जो भी वो स्क्रीन पर टाइप करेंगे कंप्यूटर उस टेक्स्ट को रोबोटिक वॉइस में कन्वर्ट कर देगा जिसे दुनिया सुन सकती है। और ये स्टीफन हॉकिंग के लिए बहुत बड़ी मदद होती है क्योंकि इस मशीन के ज़रिए वो एक बुक लिखते हैं जिसका नाम होता है अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, जो आगे चलकर एक इंटरनेशनल बेस्ट सेलर बुक बन जाती है। इसके बाद उन्हें अमेरिका अवार्ड लेने बुलाया जाता है और वो ये बात अपनी पत्नी जेन को बताते हैं। साथ ही साथ वो ये भी बताते हैं कि वो उनके साथ उनकी नर्स एलन को ले जाना चाहते हैं। और जब जेन ये बात सुनती है तो वो समझ जाते हैं कि अब उनकी शादी का कोई भी मतलब नहीं रहा। वो समझ जाते हैं कि इन दोनों के बीच में जो भी पति पत्नी का रिश्ता है, जो उनकी शादी है, वो अब नाम मात्र की रह गई है। इसमें किसी की भी कोई गलती नहीं है। सिचुएशन ने ये जिंदगी इनके सामने लाई है। अब ये दोनों के दोनों दुखी होते हैं। इन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल है। ये समझते हैं कि कुछ चीज़ें हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। हालांकि डॉक्टर ने कहा था कि स्टीफन 2 साल से ज़्यादा जिंदा नहीं रह पाएंगे, फिर भी जेन ने उनसे शादी की। ये उसका प्यार था जिसे उसने पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाया। पर अब ये दोनों जानते हैं कि इन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार खत्म हो चुका है। इसलिए ये दोनों फैसला करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को डाइवोर्स दे देंगे। जेन यहाँ से जॉनथन के पास जाती है। वही स्टीफन और उनकी नर्स एलेन दोनों के दोनों अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका में स्टीफन का बहुत मान सम्मान होता है और उन्हें स्टूडेंट के आगे स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर वो हर किसी के सवाल का बहुत अच्छे से जवाब देते हैं। उनकी बातों में आज भी ह्यूमर होता है और अंत में वो सबके साथ वो बात शेयर करते हैं जो उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी से सीखी होती है। वो कहते हैं, इंसान की प्रयास करने की कोई भी बाउंड्रीज, कोई भी सीमा नहीं होनी चाहिए। हम सब के सब एक दूसरे से अलग हैं। ज़िंदगी चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, लेकिन हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो आप कर सकते हो, जिसमें आप कामयाब हो सकते हो, क्योंकि जब तक ज़िंदगी है तब तक उम्मीद है। ये बात सुनकर सबके सब बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। इसके बाद वो इंग्लैंड वापस आ जाते हैं और इंग्लैंड आने के बाद क्वीन एलिजाबेथ सेकंड उन्हें रॉयल पैलेस बुलाती है, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए साइंस के क्षेत्र में जो काम किया होता है उसकी उपलब्धि के लिए उन्हें ऑर्डर ऑफ द कंपेनियंस ऑफ ऑनर से सम्मानित किया जाएगा। ये अपने आप में एक सम्मान है। वो अपने साथ जैन और अपने तीनों बच्चों को भी ले जाते हैं और जब ये रॉयल पैलेस के गार्डन में होते हैं तब जैन स्टीफन से कहती है, अगर तुम चाहो तो इस सम्मान को लेने से मना कर सकते हो। तो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि सरकार साइंस के लिए बहुत कम फंडिंग करती है और आगे चलकर स्टीफन ऐसा करते भी है, वो सम्मान लेने से मना कर देते हैं। स्टीफन हॉकिंग और जैन हालांकि अब पति पत्नी नहीं है, लेकिन स्टीफन हॉकिंग की ज़िंदगी में जैन ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो उसे कभी भुला नहीं सकते, इसलिए वो उसका रिगार्ड करते हैं। इसलिए वो जैन को अपने साथ रॉयल पैलेस भी लाए होते हैं और अंत में वो अपनी पत्नी को कहते हैं, ओ देखो हमने क्या बनाया, और सामने उनके तीनों बच्चे खेल रहे होते हैं।
मतलब ये एक दूसरे से अलग होने के बाद भी ये कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अंत में हमें बताया जाता है कि स्टीफन हॉकिंग और जेन हमेशा एक दूसरे के दोस्त बनकर रहे। जेन ने जॉनसन से शादी कर ली और शादी के बाद वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। साथ ही जेन अपनी पीएचडी भी कंप्लीट कर लेती हैं और यहाँ पर स्टीफन हॉकिंग अपनी नर्स एलन से शादी कर लेते हैं और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।